नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्तम। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस में दिए गए एक ऐसे विषय में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खास तौर से इसका नाम देते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिविंग बींग्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स यह जो होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वह विविपेरस होते हैं। विविपेरस मीन्स जो ह्यूमन पार्टनर होते हैं यानी फीमेल जो होती है वह एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसे लिविंग बींग्स को हम लोग विविपेरस कहते हैं जिनमें डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के पार्टनर्स जरूरी होते हैं, एक मेल पार्टनर और दूसरा जो होता है फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर में मेल सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, और फीमेल पार्टनर में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो अब आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है उसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। टेस्टिस के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म बनाया जाता है, और ओवरी जो होता है उसमें oogenesis क्रिया के द्वारा ओवम बनता है। जब कोई मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ काइटस करते हैं तो मेल के द्वारा स्पर्म को फीमेल में प्लेस किया जाता है, और वहां जाकर के स्पर्म ओवम से मिल करके जाइगोट बनाता है। वह जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट होकर के एम्ब्रॉय बनाता है, और एम्ब्रॉय के बाद जो है फिर वो डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा उसमें ग्रोथ होता है, और वह ग्रोथ फिटस का रूप ले लेता है। फिटस फिर जो है उस फीमेल के द्वारा जब फिटस का जो क्रिया जो होता है, वो डेवलपमेंट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो एक बेबी को जो है एक फीमेल पार्टनर जन्म देती है। ये सभी प्रोसेस जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में, क्योंकि बारी बारी से हम लोग पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूंकि अभी बताएं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूरी क्यों है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है पाए जाते हैं? क्योंकि यह एक सिस्टम है। सिस्टम जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से बनते हैं। तो जब कभी भी किसी सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे ऑर्गन्स की चर्चा जरूर करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। खास तौर से जो ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम लोग अभी यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट जो ऑर्गन पाया गया इसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस जो होता है एक पेयर होता है एक मेल में। एक मेल में टेस्टिस की संख्या जो होती है वह 2 होती है, मीन्स ए पेयर ऑफ द टेस्टिस आर फाउंड इन द मेल। सेकेंड जो पॉइंट होता है यह होता है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स। तीसरा जो होता है ग्लैंड्स, और चौथा जो होता है यह होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटैलिया। ये 4 होते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है वह है टेस्टिस। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के विषय में पढ़ेंगे। टेस्टिस जो है, टेस्टिस ये बताया कि टेस्टिस की संख्या जो है एक मेल में एक पेयर होता है, मीन्स 2 की संख्या में टेस्टिस एक मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में पाया जाता है। तो 2, एक जो होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। यह टेस्टिस जो है एक, चूंकि अभी एक चीज और बताएं कि ये जितने भी ऑर्गन्स बताए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सभी ऑर्गन्स जो हैं वो कुछ इसमें से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, मीन्स पेल्विक कैविटी में पाया जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी मीन्स का जो निचला जो पोर्शन होता है उससे हम लोग कहते हैं पेल्विक कैविटी। इसीलिए उन सभी पार्ट्स को हम लोग पेल्विक ऑर्गन कह सकते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। तो टेस्टिस जो होता है यह एक पाउच में, पाउच जो है स्किन का पाउच बनता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी।
तो टेस्टिस जो है वह स्किन से बना हुआ एक पाउच में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है। उस पाउच को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। उस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द पाउच वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में एक स्किन का पाउच बनता है। उसी पाउच में, उसी स्क्रोटम में टेस्टिस जो होता है वह पाया जाता है दोनों तरफ। तो यह जो है टेस्टिस का लोकेशन हुआ। टेस्टिस होता कहाँ है? स्क्रोटम का में होने का बहुत सारा रीजन है। स्क्रोटम जो होता है इनको बाहर से प्रोटेक्शन देता है। एक दूसरी चीज जो इस टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मीन्स जो स्पर्म बनने की जो क्रिया होती है वह बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। तो यह 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है प्रभावित हो सकती है। इसीलिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच बना है और उसी पाउच में टेस्टिस होता है। यहाँ स्क्रोटम में टेस्टिस होने से इस इलाका का यानी स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वह लगभग बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी से कम होता है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनने की क्रिया आसान हो जाती है। मीन्स यहाँ पर अनुकूल, इसके फेवर का जो है टेम्परेचर मिल पाता है। मीन्स 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी तरह से हो सकता है, प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए यह जो है शरीर से बाहर अवस्थित किया गया है गॉड के द्वारा। तो स्क्रोटम में जो है उससे एक फेवरेट टेम्परेचर मिल गया, जिस टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म जो होता है टेस्टिस के अंदर बनता है। तो यह हुआ स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों लोकेटेड हुआ। अब आते हैं टेस्टिस जो है, एक चीज और, टेस्ट जो स्क्रोटम था, स्क्रोटम में 2 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। एक मसल्स को कहते हैं क्रेमास्टर्स मसल्स, क्रेमास्टर्स मसल्स, और दूसरा जो मसल्स होता है उसे कहते हैं डार्टस मसल्स, डार्टस मसल्स। इसका भी उपयोग है, जैसे बताया कि एब्डोमिनल कैविटी में जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की तुलना में स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वह 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम होता है। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होना बहुत ही आसान हो जाता है। मीन्स उसके लिए अनुकूल टेम्परेचर मिल जाता है। इन दोनों क्या महत्व है? तो क्रेमास्टर मसल्स जो होता है और डार्टस मसल्स जब कभी बाहर में, मीन्स इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब कम होता है तो उस समय भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित हो सकता है। तो यह मसल जो होता है वह कंटेक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर करके यह जो टेस्टिस को जो है थोड़ा सा अपवार्ड डायरेक्शन में वह कंटेक्ट करके खींच लेता है। यानी टेस्टिस जो है वह एब्डोमिनल कैविटी के आसपास आ जाए, उससे अटैच हो जाए, टच कर जाए, ताकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पर वो जो है टेस्टिस आ जाए। तो इस बाहर के जो कम टेम्परेचर है उससे बचाव हो सके। तो यह जो होता है क्रेमास्टर मसल्स वह बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ, ऊपर की तरफ खींच लेता है। बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है उस मात्रा में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित नहीं हो सकती है जितना कि ठंड के मौसम में बाहर में अगर एब्डोमिनल कैविटी से नीचे अगर वो रहे स्क्रोटम, उस समय जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रभावित हो सकता है। इसीलिए क्रेमास्टर्स मसल जो होते हैं यह टेस्टिस को जो है चूंकि कंटेक्ट कर जाते हैं, वह जो है अपने ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से टच कर जाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है अनुकूल बना रहे, नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और डार्टस मसल्स क्या है? यह जो होता है इस स्क्रोटम को आप देखे होंगे कि जब जाड़ा का मौसम आता है, जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम होता है तो वह सिकुड़ जाता है स्क्रोटम, और उस पर जो है रिंकल्स बन जाते हैं। वह रिंकल्स जो बनता है और ड्यू टू डार्टस मसल्स। स्क्रोटम में जो रिंकल्स बनते हैं जाड़े के मौसम में ड्यू टू डार्टस मसल्स, और जो कंट्रैक्शन होता है और टेस्टिस आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी के नियर बाई, वो जो आता है क्रेमास्टर्स मसल की सहायता से। तो ये रहा स्क्रोटम के विषय में जो हम डिटेल आपको बताए। अब आते हैं टेस्टिस के विषय में डिटेल पढ़ेंगे। टेस्टिस जो होता है यह वुमेन में बताया 1 पेयर होता है। यह ओवल होता है, इसका शेप जो होता है वह ओवल शेपेड होता है।
एक टेस्टिस जो होता है वह ओवल शेपेड अंडे के आकार का होता है। इसकी लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यह 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी लंबाई क्या है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसका जो ये विड्थ होता है, यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होती है, यह होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। मीन्स इसका चौड़ाई जो है यह 2 से 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। यह ओवल इन शेप होता है। याद हो गया होगा। अब आते हैं कि स्कोटम में टेस्टिस जो पहले मीन्स जब फिटस जो है उम्र में होता है, मीन्स मदर के उम्र में होता है, उस समय टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल ऑर्गन के रूप में रहता है। लेकिन ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ जो है वह टेस्टिस इंगुइनल कैनाल में आकर के उतर आता है, उतरते हुए आ जाता है आपका टेस्टिस में, ये स्कोटम में। इंगुइनल कैनाल एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें नर्व, ब्लड वेसल्स इसी तरह जो है वह इसमें आती हैं स्कोटम में, ताकि टेस्टिस को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वह न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो उसी इंगुइनल कैनाल से यह टेस्टिस जो होता है एब्डोमेन से हमारे स्कोटम में उतरता है। इस तरह से यह जो है आपका इस टेस्टिस स्कोटम में उतर आ चुका है और यह जो है इसका शेप जो है ओवल है। इसका लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है विड्थ जो है वह 2 to 3 सेंटीमीटर पाया गया। अब आते हैं इस टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। टेस्टिस जो है इंटरनली बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। इसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट के आसपास इसमें कंपार्टमेंट पाया जाता है। जिस तरह से ट्रेन के बोगी में आप देखे होंगे बहुत सारा कंपार्टमेंट होता है एक बोगी में, उसी तरह से इसमें भी टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं और वो बहुत सारी संख्या में लगभग 250 की संख्या में पाए जाते हैं। उसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। मीन्स एक टेस्टिस में लगभग 250 की संख्या में कंपार्टमेंट पाया जाता है। उस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इच लोब्यूल्स में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जहां पर कि स्पर्म बनता है, उसे हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो इच लोब्यूल में जो होता है, इच लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल की संख्या 1 से 3 तक होता है। यानी 1 से लेकर 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एक लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाया जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, टेस्टिस के अंदर लगभग 250 की संख्या में कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। उस कंपार्टमेंट को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक लोब्यूल्स में देखेंगे तो एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संख्या जो होती है 1 से 3 होती है। यही सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होते हैं इन्हीं के द्वारा स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अब देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते कैसे हैं और कैसे उसमें स्पर्म बनता है। सपोज एक सेक्शन काटते हैं, उसमें दिखाते हैं आपको। एक ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ। इस तरह से ये हम बना रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सपोज एक लोब्यूल में 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए गए। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं ये लाइंड होते हैं अंदर से लाइन होते हैं 2 तरह के सेल्स के द्वारा। मीन्स एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जो अंदर का जो लाइनिंग होता है उसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं इस तरह से ऐसे पाए जाते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं इस तरह से पाए जाते हैं। तो इसमें से जो 2 तरह के सेल्स हैं, एक सेल्स को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स और एक का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया या इसी को कहते हैं हम लोग स्पर्म सेल।
या मेल गैमेट सेल। सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म सेल्स या मेल गैमेट सेल्स इसका नाम दिया जाता है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होता है उसके अंदर का जो लाइनिंग होता है वह दो सेल से बनता है। एक तरह के सेल को हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं और दूसरे तरह के सेल्स को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। सर्टोली सेल्स का काम होता है, यह स्पर्मेटोगोनिया मीन्स जो जर्म सेल्स हैं, इसे जर्म सेल्स भी नाम देते हैं, जर्म सेल्स। इसका एक और नाम है जर्म सेल्स, तो मेल जर्म सेल्स। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं, इन्हीं जर्म सेल्स को सर्टोली सेल्स जो होता है वह न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सर्टोली सेल्स का काम होता है वह जर्म सेल्स को यानी स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देता है ताकि इस स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वह अच्छी तरह से हो पाए। अब आते हैं कि यह जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल है। यह जर्म सेल मीन्स स्पर्मेटोगोनिया, इसमें एक डिवीजन होता है जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे भी, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा यह मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इस जो जर्म सेल जो होते हैं यानी स्पर्मेटोगोनिया जो है वह डिवाइड होकर करके स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म। मियोसिस फिर से सुनिएगा, स्पर्मेटोगोनिया मींस जर्म सेल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स डिवाइडेड बाय मियोसिस सेल डिवीजन एंड फॉर्म द स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा इस जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन के से यहाँ पर जर्म स्पर्म बनाया गया। क्या बनाया गया, स्पर्म बनाया गया। यह स्पर्म जो है फिर टेस्टिस से जो है कैसे बाहर निकलेंगे उसके बाद बताएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ आता है कि जितने भी एक लोब्यूल्स में मीन्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, अब बताए आपको कि 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए गए, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, इसमें भी बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, बहुत सारे इसमें मटेरियल पाए जाएंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं इनका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसका एक और नाम दिया गया है लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इस सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनका नाम इंटरस्टिशियल क्यों पड़ा, क्योंकि दो लोब्यूल्स के बीच में दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाने वाले जो सेल होंगे उन्हें हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि यह इंटरस्टिशियल स्पेस है ये। और इसी का नाम जो है एक दिया गया, और दूसरा अनदर नाम इसको कहते हैं हम लोग लीडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लोग लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। इसका क्या काम है, लीडिंग सेल्स के द्वारा मेल एंड्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। मेल एंड्रोजन मींस टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन जो है इसी इंटरस्टिशियल सेल्स मींस लीडिंग सेल्स के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। यह मेल हार्मोन है, इसे हम लोग एंड्रोजन भी कहते हैं। यह मेल हार्मोन का सेक्रेशन हमारे मेल में इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से यह रहा आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल में उसका जो इंटरनल जो लेयर था वह जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया और सेल्स ऑफ सर्टोली के द्वारा बनाया गया था, और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो स्पेस था उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कह दिए, और उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल कहते हैं। उन सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को यानी मेल हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग यहां से, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं ये जब स्पर्म यहां बनते हैं तो स्पर्म बनने के बाद
यह फिर बाहर निकलेंगे तो हर इच सेमिफेरस ट्यूबुल से कुछ डक्ट निकलेगा, इससे भी एक डक्ट निकलेगा। तो अब आते हैं, फर्स्ट में था टेस्टिस, सेकेंड में था एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स। अब आते हैं एसेसरी डक्ट में कैसे फिर बनता है सिस्टम से। इसमें है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जो डक्ट निकला इसे कहते हैं हम लोग रीड टेस्टिस, इसे कहते हैं हम लोग रीड टेस्टिस। ये डक्ट जो है वह निकलता है, निकल करके आके भास इफ्रेंसिया में आके मिलता है। मीन्स अगर डक्ट को कहेंगे एसेसरी डक्ट, यहाँ नाम दे रहे हैं हम। एसेसरी डक्ट जो है वह एक रीड टेस्टिस के रूप में होता है, रीड टेस्टिस। दूसरा होता है भास इफ्रेंसिया, तीसरा होता है इपिडिडाइमिस, एंड चौथा जो होता है उसे कहते हैं भास डिफरेंस। अभी हम पा रहे हैं रीड टेस्टिस के रूप में। रीड टेस्टिस क्या है? तो यह जो है सिम्फस ट्यूबुल्स से जो पहला डक्ट निकलता है, जिसकी सहायता से स्पर्म यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसे हम लोग रीड टेस्टिस कहते हैं। रीड टेस्टिस बाहर में निकल करके, यानी जो बहुत सारे सिम्फस ट्यूबुल्स होते हैं बाहर निकल करके मिलता है भास इफ्रेंसिया से, भास इफ्रेंसिया से आकर के मिलता है रीड टेस्टिस। और भास इफ्रेंसिया जो है वह आके ओपन होता है आपका इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस जो है आके ओपन होता है भास डिफरेंस में। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बने हुए स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर आते हैं और वह आकर के सेमिनल वेसिकल तक पहुंचते हैं। अब आते हैं कैसे कैसे वो पहुंचते हैं, ये देखते हैं आप। एक फिगर यहाँ बनाए हुए हैं हम, इस फिगर में आप देखेंगे तो दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस में बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए गए। उस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म बना, वहां पर जो डिवीजन हुआ सेल डिवीजन उसे हम कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन, और उसके द्वारा जो स्पर्म बने हैं वह रीट टेस्टिस से होते हुए भास इफ्रेंसिया में आ गए, भास इफ्रेंसिया से होते हुए इपिडिडाइमिस में आ गए, और इपिडिडाइमिस के बाद जो है वह आते हैं भास डिफरेंस में। यहाँ से निकला यह जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर जो हुआ यह इपिडिडाइमिस है। सपोज एक टेस्टिस यहाँ हम बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह हुआ एक टेस्टिस। इस टेस्टिस में बहुत सारे सपोज इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए गए, यहाँ से स्पर्म निकलेंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि जब ये रीड टेस्टिस के द्वारा बहुत सारे रीड टेस्टिस जो होते हैं एक साथ यहाँ मिलेंगे और मिल करके बनाएंगे ये भास इफ्रेंसिया। कहाँ के ओपन होते हैं? ये ओपन होंगे भास इफ्रेंसिया में। यह जो भास इफ्रेंसिया होता है उसके बाद ये यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, और यह एक जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इसे हम लोग कहते हैं इपिडिडाइमिस। यही है आपका इपिडिडाइमिस। यह इपिडिडाइमिस जो होता है लोबुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और यह जो है ऊपर की तरफ आता है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। आकर के यह ओपन होता है कहाँ पर? भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस ओपन होता है भास डिफरेंस में। इस तरह से इपिडिडाइमिस जो है वह ओपन हो गया आपका भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस जो है उस स्पर्म को लेकर करके वह आता है जस्ट बिहाइंड सेमाइनल वेसिकल्स। इसका नाम होता है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स जो है यह एक ग्लैंड है,
अब आते हैं हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे डक्ट्स। फर्स्ट पढ़ लिए थे टेस्टिस, सेकंड पढ़े थे एसएससी डक्ट्स, और थर्ड पढ़ेंगे अब जो आ रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स। थर्ड जो है वह है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में फर्स्ट जो ग्लैंड देखने में आया आपको सेमिनल वेसाइकल्स। दूसरा जो है वह आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा जो है बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देखते हैं यहाँ, तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, भास डिफरेंस जहां पर सेमिनल वेसिकल से मिलता है और यहाँ पर एक और डक्ट बन जाता है। ये डक्ट बना, इसे कहते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट। यह जो डक्ट था इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ध्यान सुनिएगा, एक था टेस्टिस जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल से निकला, वहां से जो बहुत सारे रिट टेस्टिस मिल करके आके ओपन हुए हैं भास इफ्रेंसिया में। भास इफ्रेंसिया ओपन हुआ आपका इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस जो है वह ओपन हुआ है भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस जो डक्ट है वह स्पर्म को लेकर के आता है सेमिनल वेसिकल के पास। जो इजैकुलेटरी डक्ट में जो सेमिनल वेसिकल खुलता है वहां पर आके ये खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और यहाँ पर स्पर्म, क्योंकि यहाँ सेमिनल वेसिकल्स है, इसमें बहुत सारे सेमिनल मटेरियल्स माने सीमेन के लिए बनने के लिए कुछ मटेरियल सेक्रेट होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसमें कुछ मिनरल्स होता है, और उस मिनरल्स में फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, अदर एंजाइम होते हैं। ये सभी लिक्विड के साथ, फ्लूइड के साथ जो है उसमें मिक्स रहते हैं। ये जो है इस स्पर्म को एक मीडियम देते हैं, लिक्विड मीडियम देते हैं, और उसमें फूड भी रहता है फ्रुक्टोज के रूप में, और उसके साथ जो है वह स्पर्म भास डिफरेंस के द्वारा वह खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और यहाँ से वह प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ फ्लूइड निकलता है, प्रोस्टेट फ्लूइड। वह प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है आकर के फिर वो उसको मिक्स कर देता है सीमेंस को। वहाँ से फिर बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड होता है उसमें से भी कुछ फ्लूइड निकलता है, वह भी उसको मिक्स करता है, यानी सीमेंट बनने का ये पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर से भी जो फ्लूइड बना, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जो फ्लूइड बना, और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड बना, ये सभी मिलकर करके सीमेंट बनाते हैं, और उसमें स्पर्म जो होता है वह भास डिफरेंस से आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एक सीमेंट बना। यह सीमेंट आया है अब यूरिथ्रा में। दिस इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर बनाए आपका, ये जो दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें से यूरेटर आकर के दोनों तरफ से इस यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, और ये जो आपका भास डिफरेंस है यह ओवरलूप करता है आपका यूरिनरी ब्लैडर को पोस्टेरियरली, और ओवरलूप कर करके आके खुलता है यूरिथ्रा में। यहाँ जो है यूरिथ्रा में है, तो यह जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यह यूरिनरी ब्लैडर कंटिन्यू होता है यूरिथ्रा में पीछे की ओर से। यह यूरिथ्रा में कंटिन्यू हुआ, उसी तरह से यह इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वह भी आके ओपन होता है यूरिथ्रा में, और यहाँ से आकर के यूरिथ्रा के द्वारा उस सीमेन को जो है फिर जब क्वाइटस मेल एक मेल जो है क्वाइटस करता है, तो उस समय यह सीमेन इस सहायता से, यूरिथ्रा की सहायता से वह जो है बाहर निकाल दिया जाता है। मीन्स फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, यानी जो पार्ट होते हैं, उस पार्ट में जो है इसको इंसेमिनेशन कर दिया जाता है, और वहां से यह स्पर्म सीमेन के साथ होते हुए वह चल जाता है यूट्रस में, जहां जाकर के फर्टिलाइजेशन कराता है। तो हुआ ग्लैंड्स, जिसका क्या काम है हम ये बताएं, और कैसे कैसे स्पर्म जो होता है वह सीमेन में आके मिलता है और वहां से वो निकलता है बाहर। अब जो नेक्स्ट था एक्सटर्नल जेनेटेलिया। नेक्स्ट जो पॉइंट था वह था एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है मेल में एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा। इसमें यह स्ट्रक्चर जो है वह दो तरह के टिश्यू से बना होता है। एक टिश्यू को हम लोग
कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा या कैवर्नोसम कहते हैं। और दूसरा जो टिश्यू होता है उसे हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। एक जो टिश्यू है, यह जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपका पेनिस जिसे कहते हैं, इसका जो लंब स्ट्रक्चर होता है यह दो तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स टिश्यू से बना होता है, जिसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और दूसरा का नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यह दो तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उन्हीं टिश्यू से मिलकर करके इस पेनिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यह जो टिश्यूज होते हैं इनके बीच में बहुत सारे साइनसेस पाए जाते हैं और उस साइनसेज में ब्लड फिलअप होने से जो है यह पेनिस इरेक्ट होता है। इरेक्शन कैसे होता है ये बता रहे चाह रहे हैं हम कि यह इरेक्ट कैसे होता है। तो पेनिस का जो इरेक्शन होता है वह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनसेज बिटवीन द कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वेयर साइनसेज आर प्रेजेंट एंड फिल्ड विद द ब्लड एंड बिकम इरेक्टेड इन कंडीशन। अब आते हैं कि यह इरेक्शन और किसी कारण से होता है, तो उसमें जो आर्टरीज जो सप्लाई होती है उस आर्टरी के द्वारा ब्लड, आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है उस समय डायलेटेड होता है जब इरेक्शन कंडीशन में आता है पेनिस, तो उस समय यह जो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वह डायलेटेड होता है और वेन का जो ल्यूमेन होता है वह कंप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड का फ्लो उस समय होता है वह एक प्रेशर के साथ होता है। उसी प्रेशर के कारण जो मेल का जो पेनिस होता है वह सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान इरेक्ट हो पाता है। तो इस तरह से एक्सटर्नल जेनिटलिया के रूप में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है मेल में उसे हम लोग पेनिस कहते हैं। वह एक स्पेशलाइज दो तरह के स्पेशलाइज सेल्स टिश्यू से बना होता है, उसे हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। इसमें कुछ साइनसेज पाए जाते हैं जिनमें आर्टरी के द्वारा आया हुआ ब्लड चूंकि फोर्स के साथ जो है वह मूव करता है, उसमें फील हो जाता है, जिसके कारण यह पेनिस जो होता है एक्साइटमेंट के दौरान, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान इरेक्ट हो जाता है। इसमें एक और पार्ट होता है सामने से बल्बस, माने बल्ब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग पेनिस कहेंगे। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन द मेल, ये हो गया। और इसमें से जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस इज द बल्बस स्ट्रक्चर एट द टर्मिनल एंड ऑफ द पेनिस। यह जो होता है एक बहुत ही थिन फोल्डेड, यह बहुत ही थिन फोल्डेड एक स्किन से कवर होता है। इस स्किन को हम लोग फोर स्किन कहते हैं। इस स्किन को हम लोग फोर स्किन कहते हैं। यह फोर स्किन जो है ग्लांस पेनिस को कवर किया रहता है ताकि उस पर बाहरी कोई आघात न पहुंचे। तो इस तरह से फोर स्किन जो है वह ग्लांस पेनिस को प्रोटेक्ट करता है। और ग्लांस पेनिस जिस ओपनिंग के द्वारा यहाँ खुलता है इसे हम लोग यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। दिस इज द ओपनिंग इन द टिप एंड ऑफ यूरिथ्रा, दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरिथ्रल मीटस। इसी ओपनिंग के द्वारा जब इरेक्टेड कंडीशन में मेल के द्वारा एक्साइटमेंट कंडीशन में जब सीमेन बाहर निकलता है तो यूरिथ्रा से होते हुए, यूरिथ्रस मीटस के से होते हुए वह फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन में इंसेमिनेट होता है और वहां से सीमेन जो है वह यूट्रस में पहुंचता है और फिर तब जाकर के वहां ओवम से फर्टिलाइज होता है। तो इस तरह से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़े हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हुआ और कौन कौन से ऑर्गन पाए गए, कहाँ कहाँ किस किस विधि से स्पर्म जो बना और वह स्पर्म कैसे कैसे बाहर आया, इसके विषय में पढ़े हैं। अब हम अगले चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। धन्यवाद।